जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे बहुत ज़्यादा चर्चित नाम जो विपक्षी दल नेता या फिर हम राहुल गांधी की बात करें, हमेशा जो नाम उनकी ज़ुबान पर रहता है, अडानी। अडानी अक्सर चर्चा में रहते हैं और हर विपक्षी नेता की ज़ुबान पर रहते हैं। और अब जो हम पिछले लगभग कुछ सालों से देख रहे हैं, जो कुछ अडानी को लेकर नेशनली, इंटरनेशनली चीज़ें हो रही हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ ऋषि बागरी जी जुड़े हुए हैं, जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत ही पॉपुलर नाम है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। Jai Hind, Amberji, and wish you a very have a you're having a very nice day. So क्या थैंक चल यू रहा सो है मच। अभी अडानी के नाम पे? मैं तो आप ही से समझना चाहती हूँ ऋषि जी, क्योंकि आप इन मुद्दों को बेहतर तरीके से समझते हैं, इकोनॉमी और ये सारी चीज़ें। हम टीवी डिबेट की बात करें, जो पॉलिटिकल डिबेट हम हर रोज़ करते हैं, उन उन डिबेट्स में मैं भी शामिल होती हूँ। चाहे पॉलिटिकल डिबेट कर लें, चाहे चुनावी कोई मुद्दा हो या फिर अब हम ग्लोबली भी इसको भी देख रहे हैं, अमेरिका भी हो। अडानी, अडानी, अडानी। आखिर ये जो कुछ हुआ है, फाइनली अमेरिकन कोर्ट ने ये आरोप लगाया है अडानी पर बड़ी रिश्वतखोर होने का। इसको आप इन आरोपों को इस तरह से देखते हैं, क्या तथ्य हैं, कितनी सच्चाई है, इसको किस तरह से देखना चाहिए? देखिए इसमें तीन चीज है। एक तो इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, इन्होंने कोई कन्विक्शन नहीं किया, इंडाइक्शन है। और वो एलिगेशन ये है कि अडानी ने अपने पावर परचेज एग्रीमेंट करने के लिए, क्योंकि अडानी पावर प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको अपना जो पावर है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को बेचना पड़ता है। अब वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बेचने के लिए उन्होंने 4-5 स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या उनके चीफ मिनिस्टर या उनके जो भी टॉप मोस्ट लोगों को घूस दिया है $250 मिलियन के आसपास का, विच कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ रुपया होता है इंडियन करेंसी के हिसाब से। नाउ अब मजे की बात यह है कि कल आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है, लेकिन मजे की बात है वही रिपोर्ट बोल रही है कि 4 स्टेट को जो घूस दिया है उसमें एक है छत्तीसगढ़ वाली कांग्रेस, क्योंकि ये 21 और 22 के बीच की बात है, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। देन इट कम्स टू तमिलनाडु, जिसमें कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी डीएमके रूल करते हैं। अगेन ये इंडिया अलायंस की एक गवर्नमेंट है तमिलनाडु में, उस पे एलिगेशन लगा है। थर्ड एलिगेशन लगा है बीजेडी पे, व्हिच इज अगेंस्ट अगेन अपोजिशन पार्टी फॉर द बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने बीजेडी को हरा करके अभी ओडिशा जीता है। उससे पहले वो बीजेडी की गवर्नमेंट थी, 20 साल से वही गवर्नमेंट चल रही थी। तो उनके ऊपर एलिगेशन लगा है। और फोर्थ एलिगेशन वाईएसआर के ऊपर, आंध्रा के ऊपर, वाईएसआर जगन रेड्डी के ऊपर आप एलिगेशन लगा है। और वो भी कोई वो ना तो वो एनडीए का पार्ट थे और ना वो कोई बीजेपी के कोई सहयोगी रहे हैं। बेसिकली अभी तो अगर आप देखोगे तो ही इज मूविंग टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स द इंडिया अलायंस। तो ये 4 स्टेट गवर्नमेंट का नाम लिखाया है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस की मति मारी गई है कि कांग्रेस मतलब अपने ही खिलाफ जो एलिगेशन लगा है, क्योंकि एक एलिगेशन लगा है अडानी के खिलाफ कि आपने घूस दिया, और एक एलिगेशन लगा है कि किसी 4 स्टेट कंपनियों ने घूस लिया। तो आप घूस लेने को सेपरेट कर रहे हो, बेसिकली मीडिया में आके बोल रहे हो कि देखो अडानी अडानी के ऊपर इल्जाम लगा है। ये नहीं समझ रहे हो कि इल्जाम तो भैया आपके ऊपर भी लगा है। मतलब मेरी दिमाग फूट है, अडानी की एक, दिस इज द काइंड ऑफ लॉजिक दे आर कमिंग एट। नाउ द सेकंड थिंग इज, अगर आप पूरा रिपोर्ट जो हमारे कांग्रेस मित्र ही शेयर कर रहे हैं, अगर वो कांग्रेस मित्र अपनी ही रिपोर्ट पढ़े, तो एक तो कांग्रेस का नाम है ही है, दूसरी उसमें नीचे में लास्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, दिस आर जस्ट मेयर एलिगेशन। जब तक एलिगेशन प्रूफ नहीं हो जाता तब तक अडानी बेकसूर है, वो निर्दोष है, इनोसेंट है। तो उसको इंडाइटमेंट किया गया, एलिगेशन लगाया गया है। राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 20 मिनट तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले करते हैं, क्योंकि वो अपने एडवाइजर से ये चीज समझे होते हैं कि इंडाइटमेंट क्या होता है, एलिगेशन क्या होता है। उनको ये पता नहीं है कि कन्विक्शन और इंडाइक्शन में दो अलग डिफरेंस है। एक झूठे आरोप लगाना और एक एक उस पे कन्विक्शन होना कोर्ट के थ्रू, दो अलग चीज है। तो कोई ऐसा कन्विक्शन और दिस इज नॉट द फर्स्ट अडानी के ऊपर इस टाइप के आरोप, सेकंड थर्ड इस टाइप के हिट जॉब्स हो चुके हैं। 2023 में भी हुए थे में भी, और अभी ये तीसरा हिट जॉब चल रहा है। सो नथिंग न्यू। द क्वेश्चन इज व्हाई दे आर टारगेटिंग अडानी, दैट इज डीप स्टेट टू आंसर, क्योंकि उनको ये बार बार क्यों टारगेट कर रहे हैं। मे बी दैट इज गिविंग एनर्जी सिक्योरिटी टू द इंडिया। एक क्रम से सबसे ज्यादा अगर सोलर प्लांट से तो उनके हैं, एक क्रम से एनर्जी सिक्योरिटी दे रहे हैं, पोर्ट सिक्योरिटी दे रहे हैं, क्योंकि उनका पोर्ट सबसे एफिशिएंट पोर्ट है। आज हम इंडिया में हमारी जो पोर्ट
days है, less than 1%, less than 1 day हो गए than the Chinese ports. So we are doing excellently well in the port infrastructure. और थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका एयरपोर्ट का। द थ्री जगह पे वो काम कर रहे हैं, एनर्जी, एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट। तो हो सकता है उनको किसी को डीप स्टेट वालों को लग रहा हो कि भाई इनको अगर अटैक करेंगे तो समहाउ स्टेबलाइज हो जाएगा, और दिस इज द रीजन दे आर डूइंग इट। सबसे बड़ी बात ऋषि जी, आश्चर्यजनक बात ये है कि विदेशी कोच के द्वारा इल्ज़ाम लगा जाता है एक भारतीय व्यवसाय के ऊपर, और एकदम से विपक्षी दल उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। साथ ही साथ एक बात ये भी है कि क्या इतने बड़े अमाउंट की रिश्वत देना पॉसिबल है? नहीं देखिए, अगर रिश्वत दी है तो आप ये भी मान मान रहे हो कि कांग्रेस ने रिश्वत ली है। तो कांग्रेस अपने अगेंस्ट ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी क्या? मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें उनका छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और बाकी के 2 स्टेट और भी पकड़े गए हैं। तो इफ दे कंसीडर दिस रिपोर्ट टू बी ट्रू, देन दे आर एक्चुअली मतलब वो होल्डिंग देमसेल्फ एज़ अ गिल्टी एक्चुअली, कि हमने रिश्वत ली है, चलो अडानी ने तो दी है, हमने ली है। तो दिस साउंड्स वेरी इलॉजिकल टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड सेकेंडली, ये लोग जो बात करते हैं, फर्स्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने बोला कि अडानी एक बबल है, वो बबल है और वो बर्स्ट हो जाएगा। उसने एलआईसी से पैसे ले लिए, एसबीआई से पैसे ले लिए, एलआईसी और एसबीआई भी बर्स्ट हो जाएंगी। आज क्या हुआ, 2 साल हो गए उस बात को। एलआईसी इज सिटिंग ऑन अ 50,000 करोड़ प्रॉफिट ऑन द अडानी इन्वेस्टमेंट्स, और एलआईसी के शेयर्स के दाम भी डबल हो गए। एसबीआई एसबीआई की जो प्रॉफिटेबिलिटी है रिलायंस से ज्यादा है। मतलब आप सोचिए, एक जो सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी रिलायंस इंडस्ट्री, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती थी उससे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाता है। तो ये जो दो बातें ये कही थी कि ये कंपनी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ये बात को साल हो गई है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अडानी भी रिकवर कर गया है, अडानी ने काफी एक्विजिशंस भी कर लिए सीमेंट के स्पेसेस में। दे हैव डन अ क्वाइट गुड, और वो 60-70,000 करोड़ का एबिटा करती है। मतलब वो साल का 60-70 हजार करोड़ का आपके उसका प्रॉफिट कैश फ्लो है, और उसके जो डेट है वो 2 लाख करोड़ के आसपास है। वो 3 साल में अपना डेट लेवल पे आराम से दे कैन क्लियर द डेट लेवल। और के डेट लेवल रहते हैं, टाटा के ऊपर भी डेट रहते हैं। मुकेश अंबानी के ऊपर 3 लाख करोड़ का डेट हुआ करता था 2019-20 में, फिर उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म को बेचा और डेट क्लियर किया। तो दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग व्हिच हैपेंस। आप डेट से आप अपना एम्पायर बनाते हो, फिर इक्विटी से आप उसको स्वैप करके आप अपना डेट को क्लियर कर देते हो। तो दिस इज व्हाट द अडानी इज आल्सो डूइंग। तो मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। आप एक चीज मुझे बताइए कि अडानी ने क्या कभी कोई बैंकों का लोन लेकर के उसमें एनपीए किया क्या? मतलब कोई ऐसा है कि कोई किसी बैंक ने बोला है कि अडानी ने लोन लिया है और वो लोन रिपे नहीं कर पा रहा है? कुछ इस टाइप की कोई बात आपने सुनी है क्या? मुझे आप बताइए। या आपने ये सुना है कि अडानी ने कभी लोन डिफॉल्ट कर दिया, या रिपे नहीं कर रहा है टाइमली, या फिर अडानी की कोई कंपनी आईबीसी एनसीएलटी में चली गई है और वो डिसॉल्व हो रही है, ऐसा आपने कभी सुना क्या? मैंने तो नहीं सुना। या फिर आपने ये सुना कि अडानी ने कि ऐसी कोई कंपनी डूब गई है या डूबने वाली है आगे फ्यूचर में, कि वो कैश फ्लो उसका इतना खराब हो गया, इतनी लॉसेस में आ गई कि वो डूबने वाली है? मैंने ऐसी बातें ही नहीं सुनी। तो अगर कोई मतलब ऐसा है कि अडानी ने अपने कंपनी से वेल्थ निकाल करके, गौतम अडानी ने अपने पॉकेट में डाल करके कुछ पर्सनली कुछ बनाया है, वैसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगर इन प्रश्नों का उत्तर ना है और आपके पास कोई सब्सटैंशियल प्रूफ नहीं है, तो आप कैसे उस पर्टिकुलर कंपनी को या पर्टिकुलर ग्रुप को अटैक कर सकते हो? लेकिन ऋषि जी, एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, वो ये कि जब भी हम देखते हैं कि मार्केट में अडानी ग्रुप बड़ा पैसा या प्रॉफिट बनाने जा रहा है, ठीक उसी समय कोई विदेशी आउटफिट या कोई संस्थान या कोई तंत्र ऐसा आता है और एकदम से आरोप लगा देता है, और वो उनका सारा प्रॉफिट या उनकी जो शेयर मार्केट में उनकी जो हालत है वो खराब होने लग जाती। इसका क्या कुछ, इसके पीछे कोई लॉजिक है, कुछ कनेक्शन आप बिठा पा रहे हैं, कुछ क्या है? देखिए, दिस इज़ अ टिपिकल डीप स्टेट ऑपरेशन। भी अगर इकोनॉमी है, जैसे अब इंडिया इज़ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और सारे बड़े-बड़े जो आईएमएफ के आंकड़े हैं, गोल्डमैन सैक्स के आंकड़े हैं, आपके मूडीज़ के आंकड़े बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो भई आपको काफ़ी लोगों को दिक्कत भी होगी। सो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आप बात समझिए, देयर इज़ एलिगेशंस बाय द गवर्नमेंट कि भई मोदी गवर्नमेंट ने, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो
कि अडानी को सबसे पहले जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस था वो 1985 में राजीव गांधी ने दिया था। उसके कारण अडानी हैज़ बिकम द स्टार 5 स्टार एक्सपोर्ट ग्रुप। देन ये चिमन भाई पटेल आए थे, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने 10 पैसा प्रति मीटर उन्होंने वो ज़मीन दी थी, जो आज मुद्रा पोर्ट बन गई। सो यू कैन इमेजिन 10 पैसा पर मीटर के हिसाब से उनको ज़मीन दी गई। वेरी, वेरी मतलब सोच लीजिए फ्री में ज़मीन दी गई। 10 पैसा इज़ नथिंग। तो फ्री में उनको ज़मीन दी गई जिससे उन्होंने आज वो मुंद्रा एम्पायर खड़ा कर लिया, मुद्रा पोर्ट बना लिया था। तो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। एंड देन यू कम टू द अभी जो रिसेंट में आता हूँ, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, चलिए। अभी आप रिसेंट में आइए, अशोक गहलोत ने उनको 60,000 एकड़ की ज़मीन दी थी सोलर पावर प्रोजेक्ट बैठाने के लिए। इनको विजिरंगम पोर्ट लेफ्ट गवर्नमेंट और यूपीए गवर्नमेंट ने दिया था, जो साउथ का केरला का पोर्ट है, वो पोर्ट भी इनको यूपीए गवर्नमेंट ने और लेफ्ट गवर्नमेंट की उस समय सरकार थी केरला में और यूपीए की सरकार थी सेंटर में, उन्होंने मिल के दिया। डिजी पोर्ट अगर आपको याद होगा बॉम्बे का, बॉम्बे के पास में जो एक छोटा-सा पोर्ट है, उसको एमवीए की गवर्नमेंट ने दी थी जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे। और आपको मैं बताता हूँ कि कांग्रेस ने पंजाब में जब वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो 8,000 करोड़ का उनको टेंडर दिया था, 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अडानी अडानी तो ये 10 साल से चिल्ला रहे हैं, 3 साल पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दी है। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। 25,000 करोड़ का ऑर्डर उनको ममता बनर्जी ने दिया है एक पोर्ट डेवलप करने के लिए, हमारा ताजपुर पोर्ट बंगाल में। सो यू कैन इमेजिन दिस आर द पीपल, दिस आर द अपोजिशन पीपल हु एक तरफ तो वो अडानी अडानी करते हैं और एक तरफ वो उनको बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट देते हैं। और कोई भी इनका इन्वेस्टर कॉन्क्लेव होता है जहाँ पर इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो अडानी को एकदम बगल में बिठाते हैं। भाई आप मेरे बगल में बैठिए, आप सबसे बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हो, आप हमको आपका पैसा चाहिए लेकिन हमको आपका नाम नहीं चाहिए। इट डज़न्ट हैपन दैट वे। ये इनका दोगलापन है जो दर्शाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन एक बात मैं आपसे ऋषि जी और समझना चाहूँगी कि कांग्रेस लगातार अपनी हर बात में टीवी डिबेट्स हों या कोई भी भाषण हो, चुनावी कैंपेन हो, हर जगह जो भारत के बिज़नेस फैमिलीज़ हैं, बड़ी बिज़नेस फैमिलीज़ हैं, अंबानी की बात हो, अडानी की बात हो, ये हमेशा उनको लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गलत चीज़ें, एलिगेशंस जो लगातार लगाते हैं ताकि पब्लिक में एक ऐसा परसेप्शन बन जाए कि ये लोग गलत हैं, देश के लिए सही नहीं है और कहीं न कहीं ये देश का नुकसान कर रहे हैं। जबकि सच ये है कि वो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या इसके पीछे ये समझा जाए कि कांग्रेस देश की बिज़नेस फैमिलीज़ को बदनाम करके कोई और सिस्टम या किसी और ग्रुप को यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं? देखिए, आप एक चीज़ समझिए कि आप अंबानी को हटा करके आप क्या वोडाफ़ोन को लेकर आओगे या एटी&टी को लेकर आओगे बाहर के ग्रुप्स को? आप टाटा को जैसे एयर आ रहा है, अगर वो एयर इंडिया को हटा करके आप बाहर के ब्रिटिश एयरवेज़ को लाना आप क्या इंडियन कंपनीज़ को हटा करके बाकी कंपनीज़ को लाना चाहते हो? अगर है एजेंडा, इट डज़न्ट विल हेल्प इंडिया एनीवे। तो मुझे आता है। दूसरी चीज़ ये जो परसेप्शन बना रहे हैं कि इंडियन कंपनीज़ आर बैड, वो सब खरीद लेती है, गवर्नमेंट ने सब इन्होंने खरीद लिया है। ये परसेप्शन ये कांग्रेस पार्टी बनाई जा रही है। मतलब आप सोचिए मेरा एक मित्र आकर के जो एक मतलब एक कांग्रेसी विचारधारा का है, वो मेरे को बोलता है, "ऋषि भाई आपको पता है अ, अडानी ने मुंबई एयरपोर्ट खरीद लिया।" मैं बोला, "भई कैसे मुंबई एयरपोर्ट खरीद लिया? कैसे खरीद लिया?" बोलते हैं, "नहीं बस वो एयरपोर्ट था, बहुत बड़ा एयरपोर्ट था, उसको मोदी ने अडानी को बेच दिया।" मैं बोला, "अच्छा, अडानी ने मोदी से लिया?" लेकिन मेरे को तो जितना मालूम है कि अडानी ने उसको मतलब किसी प्राइवेट कंपनी से लिया है। कौन-सी प्राइवेट कंपनी से लिया है? तो वो बोला कि नहीं वो तो पहले वो जीवीके चलाती थी कंसोर्टियम के साथ, तो उससे उसने लिया है। तो बोले जीवीके को किसने बेचा? तो बोले जीवीके को फिर देन ही गूगल्ड अप, जीवीके को तो कांग्रेस ने बेचा है। तो मैंने पूछा कांग्रेस ने कब बेचा? कांग्रेस ने तो 2008 में 9 में बेचा था। तो इसी एयरपोर्ट माकी एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट जीएमआर को बेच दिया, आपके मुंबई एयरपोर्ट जीवीके को बेच दिया, हैदराबाद एयरपोर्ट फिर जीएमआर को बेचा, बेंगलुरु एयरपोर्ट फेयरफैक्स को बेच दिया। तो भाई कांग्रेस जब बेच सकती है तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मोदी गवर्नमेंट एयरपोर्ट जो लॉस मेकिंग एयरपोर्ट है, वो अगर प्राइवेटाइजेशन करती है वो वाराणसी का एयरपोर्ट है या लखनऊ का है या आपका
छोटे-छोटे जो एयरपोर्ट्स है, वो प्राइवेटाइज़ करती है तो दिक्कत होती है। भई वो तो टेंडर प्रोसेस में हुई है ना, आप टेंडर लेकर आ रहे हो, जो हाईएस्ट बोली बोलेगा उसी को तो देंगे। अगर सपोज़ कीजिए अडानी हाईएस्ट बोली बोलता है तो आप दे रहे हो। अगर आपको अडानी से प्रॉब्लम है तो आप सेकंड हाईएस्ट वाले को दोगे। तो आप कांग्रेस ऐसे बोलेगी कि अडानी सबसे ज़्यादा बोल रहा था लेकिन आप उसको दिए नहीं। आप किसी सेकंड आदमी को दे दिए, यानी कि आप फेवरेटिज़्म कर रहे हो। तो ये तो भई चित भी अपनी, पद भी अपनी, सिक्का भी अपनी जेब में। इट डज़न्ट वर्क दैट वे। ऋषि जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो ये कि कांग्रेस ने देश में हर प्रपंच को अपनाने के बाद, चाहे आतंकवाद, दंगे, हिंदू-मुसलमान या फिर हम धरने प्रदर्शन, अवैध घुसपैठ, उस सबको ट्राई करने के बाद जब वो सारी चीज़ें काम नहीं कर रहे हैं, तो मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए क्या वो अ, और या अब मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए क्या वो देश की इकोनॉमी को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं ताकि वो सत्ता में आएँ और सरकार गिरा सकें जो मौजूदा सरकार है, ये भी एक उद्देश्य हो सकता है क्या? नहीं देखिए, देश की इकोनॉमी तो आज की डेट में 7% के हिसाब से ग्रो कर रही है, जो फास्टेस्ट है। अगर आप ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी सारी निकाल लीजिए, जी20 की इकोनॉमी निकाल लीजिए, जी7 की इकोनॉमी निकाल लीजिए, यू विल फाइंड इंडिया एट द टॉप राइट नाउ, जो एब्सोल्युटली। ग्रोथ रेट्स है, एंड दे आर डूइंग क्वाइट वेल। इन लास्ट 3 इयर्स दे हैव डन एक्सीलेंटली वेल। तो अब वो दिक्कत ये हो जाती है कि बहुत लोगों को उसकी चिढ़ मचती है कि भाई इंडिया हमसे आगे कैसे चला गया। अब वो क्या करते हैं, वो जाके कांग्रेस को फंडिंग करते हैं और कांग्रेस को खड़ा करते हैं कि तुम जाके अपोज़ करो। तुम रिफॉर्म को अपोज़ करो, तुम डिसइन्वेस्टमेंट को अपोज़ करो, तुम प्राइवेटाइज़ेशन को अपोज़ करो, तुम हर चीज़ को अपोज़ करो जिसके कारण इकोनॉमी स्लो हो जाए। सो दे आर डूइंग देयर जॉब। आज के डेट में मतलब ये जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, यू विल बी सरप्राइज़्ड टू नो आज के डेट में लोवेस्ट अर्बन एम अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब 6.4% का ये लेटेस्ट आंकड़े हैं, मतलब आप भी गूगल करके देख सकते हो। लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है इन लास्ट 6 इयर्स। यू कैन इमेजिन द इकोनॉमी इज डूइंग गुड, लेकिन उनको हजम नहीं होती है बात की। एंड व्हाट दे हैव डन ड्यूरिंग देयर टाइम, जो सो कॉल्ड अपने मनमोहन सिंह जी थे, उनके टाइम तो हम सोना गिरवी रख करके आए थे। आज हम सोना वापस खरीद करके हम देश में लेकर आ रहे हैं। हमने 300 टन सोना खरीदा है अभी। उन्होंने ऑलमोस्ट 100-150 टन सोना गिरवी रखा था। तो उस समय का सदी का सबसे महान इकोनॉमिस्ट सोना गिरवी रख के आता है, और ये चाय वाला है जो सोना खरीद करके इंडिया में लेकर आ रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस है। उनके टाइम 4% की ग्रोथ रेट होती थी और 10% का इन्फ्लेशन होता था, और आज अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ के भी 6% नहीं है, और ग्रोथ रेट अगर देखोगे तो कंसिस्टेंटली 7%, 8% के आसपास का ग्रोथ रेट रहा है। तो दिस गवर्नमेंट इज डूइंग क्वाइट वेल, और ये ग्रोथ रेट रहा है जब वर्ल्ड रिसेशन में जा रही है, जब पूरी दुनिया रिसेशन में जा रही है, तब ये ग्रोथ रेट रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। अभी अगर आप देखोगे, टैक्स कलेक्शन देखोगे, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन देखोगे, प्राइवेट टैक्स कलेक्शन देखोगे, सबके टैक्स कलेक्शन बढ़े हैं। प्रॉफिट हो रही है तभी तो वो टैक्स दे रहे हैं ना, कोई अपनी जेब में से ऐसे निकाल के तो टैक्स देगा नहीं। सो स्लैब्स बढ़ गए हैं, ये सारी चीजें बढ़ी हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब हम जो रिच से ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। आप सोच लीजिए, मात्र इंडिया में 150 करोड़ पॉपुलेशन है और सिर्फ 2 करोड़ लोग टैक्स देती है, और वो 2 करोड़ लोग में से भी आप सोच लीजिए 50 लाख से 50 लाख लोग ही ऑलमोस्ट 80% 90% टैक्स देते हैं। सो दिस इज द बिग डिफरेंस कि आपको प्रोग्रेसिव टैक्स करना है, आपको रिच को टैक्स करना है, सो दैट आप पुअर को वेलफेयरिज्म दे सकते हो। तो रिच को कमाने तो दीजिए, आप रिच को कमाने ही नहीं दोगे तो वो टैक्स कहाँ से देगा? Your objective should be let the rich earn so that you can get tax, and वो टैक्स से आप वेलफेयरिज्म कीजिए so that वो पुअर को भी वो बेनिफिट मिल सके। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू। आप क्या कर रहे हो? आप रिच को ही मार के भगा दोगे तो आपको टैक्स कहाँ से मिलेगा? आप तो वेनेजुएला बन जाओगे। एब्सोल्युटली। और एक बात ये है कि अडानी को हर प्रदेश की का मुख्यमंत्री, हर प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि हमारे प्रदेश में आकर कोई प्लांट लगाए, कोई बिज़नेस सेट करे ताकि लोगों को रोज़गार मिले, वहाँ पर एक सिस्टम क्रिएट हो, विकास हो। एक बात तो ये मैं समझना चाहूँगी कि आखिर ये सब करके कांग्रेस अचीव क्या करना चाहती है? क्योंकि लगातार वो अ, इस तरह की बातें करती रहती है। अब एक तरफ तो हम जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों का सभी का ये उद्देश्य होता है कि देश में विकास हो, तरक्की हो, देश आगे बढ़े, इकोनॉमी मजबूत हो, रोजगार की, जवान की और किसान की, सबकी बात करते हैं। दूसरी तरफ हर उस बात का विरोध करते हैं जो जवान, किसान, मजदूर को जो चीज़ भी मजबूत बनाती है। आखिर कांग्रेस करना क्या चाहती है? कहाँ पे कन्फ्यूजन है? नहीं, कन्फ्यूजन तो उनमें है। राहुल गांधी अडानी को गाली, और
आपके रेवंत रेड्डी जाकर के उनसे 100 करोड़ का चेक लेकर आते हैं और वो फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। राहुल गांधी अडानी को चोर बोलते हैं और ये आपके जो रेवंत रेड्डी है, वो डेवॉस में जाकर के उनसे फाइल साइन करवाते हैं। तो भई आपके खुद के लोग आपके साथ नहीं हैं। गहलोत जी भी उनके साथ अडानी के साथ बड़े प्रोजेक्ट्स साइन किए थे। आपकी सारी गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट हो या पंजाब की गवर्नमेंट जब थी और जब आपकी जो जितनी भी इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट है, वेदर इट्स अ डीएमके, वेदर इट्स एनी अदर अलायंस गवर्नमेंट, आपके सारे गवर्नमेंट्स है, उनके साथ काम करना चाहते हैं। तो मोर ऑफ कांग्रेस की गवर्नमेंट ज़्यादा काम कर रही है उनके साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये बोलते हैं वो तो गुजरात से आते हैं इसलिए वो मोदी जी के साथ है। दिस इज़ हाउ दे ये आप अरे भाई गुजरात तो आज से नहीं है, वो तो गुजरात से तो बेनिफिट आपने दिया था। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो अडानी, अंबानी करते रहते हैं। अंबानी को भी इन्होंने 5G जो 4G का लाइसेंस था, यूनिफाइड लाइसेंस इन्होंने दिया था। आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दी थी। रिटेल का लाइसेंस कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दी थी। मतलब आप सोच लीजिए रिफाइनरीज़ भी जब उन्होंने सेट इन किया था, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया था। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट हैज़ गिवन मोस्ट ऑफ द लाइसेंसेस टू द ऑल द ओल्ड बिज़नेस हाउसेस एंड नाउ अचानक से वो रियलाइज़ करें कि भई ये तो गलत आदमी है। इसको तो हमें मतलब चोर बोलना है, इसको तो हमको डकैत बोलना है, इसको तो समहाउ हम उसको विलिफाई करना चाहिए, ये विलिफाई होगा तो अच्छा रहेगा। अब ये किसके इशारे पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? डीप स्टेट क्या चाहता है इनसे करवाना? यूएस के लोग इनसे क्या करवाना चाहते हैं, वो तो यही बता सकते हैं। बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यूएस गवर्नमेंट हैव टू कम एंड से कि भई ये इससे घूस ले रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर लोकाई स्टैंडिंग भी नहीं है। जो भी करना होगा यहाँ के लॉ एजेंसी फोर्सेस करेंगी। यहाँ की सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ की जुडिशरी फेयरली इंडिपेंडेंट है। लेट देम डिसाइड। आप डिसाइड करोगे कि भाई उसने इसको घूस दिया था। कल आप 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराना केस लेकर आओगे कि एंडरसन को कांग्रेस गवर्नमेंट ने भगाया था और कांग्रेस को मतलब उसको जेल में डालना चाहिए। तो यू कैन आल्सो डू दैट। यूनियन कार्बाइड के तो एंडरसन को कांग्रेस ने भगाया था। तो पैसा लेकर के भगाया था कि क्या वो कल कुछ भी स्टोरी लेकर आ जाएँगे, तो आप क्या करोगे? एब्सोल्युटली क्योंकि भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, डेमोक्रेटिक सेटअप है और मुझे लगता है कि इस तरह की जो पावर्स हैं, सो कॉल्ड सुपर पावर्स, उनको भारत की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कोई भी इस तरह का मसला है, तो हमारी जो संस्थाएँ हैं, हम खुद वो कोई भी इस तरह का संज्ञान ले सकती हैं और किसी फैसले पर पहुँच सकती हैं। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि राहुल गांधी लगातार जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं, तो विदेश में जाकर वो आप प्रधानमंत्री से शिकायत कर सकते हैं, उनके ऊपर आप उनको किसी भी तरह का उनके कामों को लेकर उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वो बातें करते हैं, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, सरदारों को पगड़ी नहीं लगाने दी जा रही है, गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया जा रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, पालिका पे सवाल उठा देते हैं। हर चीज़ पे तो वो बिल्कुल सब सिरे से खत्म कर देते हैं। ऐसा लगता है कि देश में सब कुछ खत्म हो गया और पता नहीं कितना ज़ुल्म हो रहा है। तो ये जो प्रोजेक्शन राहुल गांधी करते हैं, फिर उसके बाद और ये तभी होता है जब कहीं पे किसी प्रदेश में या कहीं पे चुनाव हो रहे होते हैं और उसके बाद एकदम माहौल बदल जाता है। फिर एक चेन ऑफ इवेंट्स हमें देखने के लिए बार-बार एक पैटर्न नज़र आता है राहुल गांधी का। क्या इसके पीछे जो हम डीप स्टेट्स की बात करते हैं, वो साफ समझ में आता है और ये सारी चीज़ें आम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्यों राहुल गांधी देश के पीएम बनने का ख्वाब देखते हैं? जनता के मुद्दों को क्यों नहीं समझ पाते? क्यों नहीं समझते कि जनता को एक मजबूत भारत चाहिए, विकास चाहिए, रोज़गार चाहिए? भटकाना-अटकाना कब तक करते रहेंगे कांग्रेस वाले? देखिए अंबर जी, ये बड़ा क्लियर है कि जब भी एक पार्लियामेंट का सेशन होता है, दे कम विद सम टूल किट। कभी वो अडानी होता है, कभी वो पेगासस होता है, कभी कोई बीबीसी की कोई पुरानी डॉक्यूमेंट्री होती है, कभी कुछ होता है, कभी वो कुछ और हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ दे डू। अभी पार्लियामेंट स्टार्ट होने वाला है, एक वो टूल किट लेकर आ गए। अब वो अडानी के नाम पे वो टूल किट क्लब मचाएँगे, वो डिसरप्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। बट आई डोंट थिंक सो पब्लिक लाइक द डिसरप्शन। अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ है, 65% का वोटिंग टर्नआउट हुआ है और मुझे जो ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रही हैं, लगता है कि बीजेपी मे डू गुड वेल इन द महाराष्ट्र। नाउ इफ महाराष्ट्र रिजल्ट कम्स इन फेवर, आई एम टेलिंग यू, कांग्रेस हैज़ नोवेयर टू हाइड नाउ। इट हैज़ नोवेयर टू हाइड क्योंकि बैक टू बैक ये इलेक्शंस हार रहे हैं जस्ट बिकॉज़ देयर डिसरप्टिव मेंटालिटी। आप डिसरप्शन क्यों कर रहे हो? आप गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा होकर के क्वेश्चन पूछो ना। आप क्वेश्चन पूछो, आप भाग जाते हो, आप डिसरप्शन करते हो, आप पार्लियामेंट नहीं चलने देते हो, कोई काम नहीं होने देते हो देश का।
देश के कोई लॉज़ पास हो जाए, कोई रिफ़ॉर्म्स हो जाए, आप नहीं चाहते हो ये चीज़ हो। यू वांट टू ड्रैग द मतलब देश को आप पूरा का पूरा पीछे लेके जाना चाहते हो। आप ड्रैग डाउन करना चाहते हो देश को। इट डज़न्ट वर्क दैट वे बिकॉज़ दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। आप जाति में बाँट रहे हो देश में, आप सारे जो काम कर रहे हो, जो जो कभी भी देश को का भला नहीं कर सकते। आप कभी भी कोई चीज़ में पॉज़िटिवली आप सपोर्ट नहीं करते हो। तो दिस इज़ डज़न्ट हैपन और मुझे लगता है कि इंडिया को अब इन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से कोई रोक नहीं सकता। एप्पल आ गया है, एप्पल के साथ सारी चीज़ें आ रही है और अगर ट्रम्प जो आने वाले हैं 20 तारीख से आने वाले हैं, ही इज़ अ वेरी एंटी चाइना। तो जितना जो चाइना का बिज़नेस है वो इंडिया में आएगा। तो अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी इन प्लेस नहीं रहेगी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी इन प्लेस नहीं रहेगी और आपके नए लॉज़ नहीं रहेंगे, तो वो इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है कोई दूसरे देश में चला जाएगा। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ दैट इन्वेस्टमेंट विथ 150 करोड़ पॉपुलेशन, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, आपको वो जॉब्स चाहिए, आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चाहिए देश को आगे ले जाने के लिए। यू कैन नॉट जस्ट सिंपली पुट द देश को पीछे नहीं कर सकते हो। तो ये अडानी वगैरह कुछ नहीं है, एक टूल किट है। लास्ट टाइम पेगासस था, बीवीसी था, इस बार अडानी बन गया है। दैट्स द ओनली थिंग आई विल से। देयर इज़ नथिंग इन रॉन्ग इन दिस थिंग। अगर कुछ रॉन्ग है तो आप आइए, सुप्रीम कोर्ट में आइए, हाई कोर्ट में आइए, आप रॉन्ग जो भी है वो दिखाइए कि ऐसी-ऐसी रॉन्ग है क्योंकि आपने लास्ट टाइम जितनी भी बातें की थी हिडेनबर्ग की, वो सारी की सारी झूठी प्रूव हुई। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंडनबर्ग को उसको उसकी रिपोर्ट को कचरे के डब्बे में डाल दिया था। सो यू हैव टू गो बाय द लॉ ऑफ इंडिया नॉट बाय द लॉ ऑफ अमेरिका और अमेरिका के लॉज भी स्टैंड नहीं करते हैं क्योंकि वो सारे एलिगेशंस है, वो कोई कन्विक्शन नहीं है। एब्सोल्युटली और ये हमें समझना होगा हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो उद्देश्य होता है वो देश की तरक्की और राष्ट्रीय सुरक्षा होता है। अगर आप अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए देश के विरोध में या जो डीप स्टेट्स होते हैं, जो या एंटी इंडिया फोर्सेज़ हैं, उनके साथ मिल जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपके बेसिक्स में बहुत बड़ी त्रुटि है और उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट करेक्ट मुझे लगता है कि जनता जवाब दे रही है इस तरह की मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन का। ऋषि जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इंडियन वार की तरह ये मसला भी जल्दी क्लियर हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अमर जी, जय हिंद, जय भारत।